चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देख लें, समझ लें। सबसे पहली चीज आती है कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है और कौन सी स्केलर होती है। तो स्केलर क्वांटिटी तो वो हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, या उनके मेजरमेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होंगी जिनके मेजरमेंट में, जिनको डिफाइन करने के लिए या जिनके बारे में समझने के लिए हमको उनका मैग्नीट्यूड यानी उनकी लेंथ और उनका डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। एक छोटी सी बात यहाँ पे समझें कि जैसे मैंने ये एक लाइन सेगमेंट खींच दिया कोई भी, तो ये लाइन सेगमेंट अभी क्या है, स्केलर है, सिर्फ इसमें ये लेंथ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं ये लाइन सेगमेंट को किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पर ऐसे दिखा दूं और एक करस्पॉन्डिंग इसके लाइन ले लें जिसका ये पार्ट है, जिस लाइन का ये पार्ट है लाइन सेगमेंट ए बी, तो हम ये कह पाएंगे कि ये जिस लाइन का पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई एंगल बना रही है, यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री। तो ये लाइन सेगमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले इंडिपेंडेंट था वो अभी दिख रहा है कि ये इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस पर ये 30 डिग्री एंगल पर टिल्टेड है ना, 30 डिग्री एंगल का ये एंगल सबटेंड कर रही है। तो अभी इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी फिक्स हो गई। और डायरेक्शन इसमें अगर हम ये कहते हैं कि ये ए से बी की ओर है या फिर बी से ए की ओर, तो वो उसका डायरेक्शन भी दिख जाएगा। तो अभी ये जो स्केलर था वही क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर का मतलब है बिल्कुल इंडिपेंडेंट मैग्नीट्यूड वाली चीज, और वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी हो, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन फिक्स हो, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और ये दोनों ही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है हमारे रूटीन लाइफ में, अगर हम बात करें तो कोई डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो डिस्टेंस कैसे भी घूम कर जाए, कैसे भी जाए, तो उसमें हमें डायरेक्शन से डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तो वो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और अगर डिस्टेंस के ही करस्पॉन्डिंग एक और चीज होती है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो वहां पे पर्टिकुलर पहले पॉइंट से और लास्ट पॉइंट का डायरेक्शन बन जाता है, और उस डायरेक्शन में उसका मेजरमेंट कर लेते हैं, तो वही क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है, जैसे वर्क और वेलोसिटी, ये क्या है, स्केलर। और वेक्टर क्वांटिटी में आपके हो गए डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब बात आती है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंबल क्या होता है, कैसे लिखा जाए कि हम समझ जाएं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी कोई इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर लें और उनको हम या तो एरो लगा दें या उन पर सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये सिंबल है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के ये सिंबल है। और यहाँ पे भी ये अल्फाबेट बने हुए हैं इंग्लिश स्मॉल लेटर, ये कैसे, नहीं ये बोल्ड है, डार्क है ना, बोल्ड। हाँ तो तभी तो बता रहा हूँ, एरो नहीं है लेकिन बोल्ड है ये। एक सिंपल ए होता है और एक डार्क बना हुआ देखा होगा तुम लोगों ने बुक्स में, तो वो जो डार्क बने हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बोल्ड लेटर्स। तो वेक्टर को बोल्ड लेटर से भी डिनोट करते हैं, और एरो लगा के भी, और सिर्फ लाइन खींच के भी। ठीक है। अच्छा, ये जो वेक्टर यहाँ पे दिखाए गए हैं ये सिंगल लेटर से डिनोट होने वाले वेक्टर हैं। और अगर कभी कोई ऐसा वेक्टर है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर है, तो उसको हम ऐसे लाइन सेगमेंट का वेक्टर कैपिटल लेटर में ए बी और उस पर एरो लगा के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ए और बी क्या है, इसके इनिशियल और
फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, है ना। ये ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ये ए क्या हो जाएगा, इसका टेल हो जाएगा, और बी पे क्या हो जाएगा, इसका हेड हो जाएगा, इस तरह से। तो ये वेक्टर के दो तरह से रिप्रेजेंटेशन है। अगर अल्फाबेट स्मॉल लेटर में है तो एक लेटर लेके उस पर एरो लगा देंगे, और अगर अल्फाबेट कैपिटल लेटर में है तो 2 पॉइंट को यूज करके वेक्टर डिनोट होता है। ठीक है, हाँ इसमें, हाँ स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पे स्पीड आएगा फिर। और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टी, ऐसे ही पढ़ा है ना फॉर्मूला। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। तो मॉड्यूलस वो पॉजिटिव नंबर है, वो पॉजिटिव क्वांटिटी है जो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। जैसे कि हमने अभी बात की कि वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेंथ होती है। तो वो जो लेंथ को मेजरमेंट करना है, कभी कोई वेक्टर दे दिया तुमको और उस वेक्टर की जो वैल्यू है उससे उसकी लेंथ निकालना है, तो वो लेंथ के लिए हम लोग क्या निकाला करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। और कोई ए वेक्टर है अगर, तो उसके मॉड्यूलस को किससे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर पर 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में अगर ए वेक्टर को लिखें तो हम क्या बोलेंगे, इसको मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ 2 वेक्टर कैसे कराते हैं। एनी 2 वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, they are said to be equal if and only if condition number first their magnitude should be same, that is modulus should be equal। magnitude या modulus एक ही बात है। और सेकंड कंडीशन है डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर शुड बी सेम, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होने चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या वो इक्वल वेक्टर होंगे, नहीं होंगे। इक्वल वेक्टर कब होंगे, जब उनके डायरेक्शन सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। आ गया समझ में, इक्वल वेक्टर सभी को, इनमें ऑब्जेक्टिव बनेंगे सब में जो भी पढ़ाया जा रहा है। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हैं, उनको हम यहां पे समझ लें। प्रॉपर वेक्टर क्या होता है, प्रॉपर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड नॉन जीरो होता है। क्योंकि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस जीरो होता है। तो ज्यादातर मैक्सिमम नल वेक्टर को छोड़कर जो भी सारे वेक्टर हैं वो कौन है, प्रॉपर वेक्टर। हर एक वेक्टर प्रॉपर वेक्टर है, किसे छोड़ दें, बस नल वेक्टर को छोड़ दो। तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर को छोड़कर सारे क्या होते हैं, प्रॉपर वेक्टर। क्योंकि प्रॉपर वेक्टर वो है जिनका मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस नॉन जीरो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आएगा यहां पर, ऑफ अ वेक्टर इज नॉन जीरो, ये नहीं आएगा, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। A vector is called a proper vector if modulus of A is not equal to 0। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, O से। O के ऊपर एरो लगाकर, O है ये, जीरो नहीं है, O पर एरो लगाए तो इसको क्या बोलेंगे, O वेक्टर। और O वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिनोट करेगा, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग यूनिट वेक्टर। कभी भी कोई वेक्टर अगर आपको दे दें और उसका मैग्नीट्यूड तुमने निकाला, मॉड्यूलस,
मॉड्यूलस अगर जीरो आया तो वो जीरो वेक्टर है, जीरो नहीं आया तो प्रॉपर वेक्टर है, और अगर वन आया तो वो यूनिट वेक्टर। यूनिट या आइडेंटिटी वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस क्या होता है, वन होता है, और इनको ए कैप से डिनोट करते हैं। किसी भी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट होता है, ए कैप, ए के ऊपर कैप बना दिया इस तरह का, ठीक है। बी का बी कैप, सी का सी कैप, के का के कैप, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है यूनिट वेक्टर का। ए कैप का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ, मतलब किसी भी वेक्टर को अगर उसके मॉड्यूलस से क्या करो, डिवाइड, तो जो आता है उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके मॉड्यूलस से क्या करोगे, डिवाइड। और यहाँ पे एक कंडीशन है, जो ये वैल्यू आएगी ना ए कैप की, उसका मॉड्यूलस हमेशा क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। जैसे मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, आई प्लस जे प्लस के, अब इसका मॉड्यूलस निकाला, तो मॉड्यूलस का इसका फॉर्मूला भी आगे बताया जाएगा। किसी भी वेक्टर जो आई जे के में होता है, मॉड्यूलस होता है अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, √3। अब ए कैप निकालें, तो ए कैप का फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई प्लस जे प्लस के अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए की वैल्यू क्या है, √3। अब इसको अलग अलग डिवाइड किया, आई अपॉन √3, जे कैप अपॉन √3, के कैप अपॉन √3। अब इनका मॉड्यूलस लेना जरा, इसका मॉड्यूलस ए कैप का, तो ये है ना ए कैप, ये तो नहीं है, ये तो ए वेक्टर है, तो इसका मॉड्यूलस लेंगे तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का। सॉल्व करें तो 1/3 1/3 1/, क्या आ गया ये 3/1 का रूट। तो ये कैसा वेक्टर है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मॉड्यूलस 1। समझ आ गया। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अगर हम किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दें, रिवर्स कर दें, तो जो वेक्टर बनता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। जैसे ए बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, -b है। ये ए बी का डायरेक्शन है, ए से बी की तरफ, और ये बी ए का डायरेक्शन है, बी से ए की तरफ। तो ये चीज ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर को आप रिवर्स करोगे ना, जैसे पी क्यू का क्यू पी करोगे तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। और -CD लिखा है और माइनस हटाना है, तो CD का क्या बन जाएगा, DC वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अपोजिट या नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होंगे। ठीक है, अगला है रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, तो अगर ऐसे कोई टू वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो उनको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। जैसे कि ये m ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या है, इसका m है। ए वेक्टर के मल्टीप्लाई में स्केलर कौन है, m, तो इसका मैग्नीट्यूड m है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1/m। तो ये मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कोइनिशियल वेक्टर,
ऐसे वेक्टर जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम होता है, जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम होता है, उनको हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर। ये सारे को इनिशियल वेक्टर हैं। लेकिन अगर मैं कोई एक वेक्टर ऐसे ले लूं, तो क्या ये को इनिशियल वेक्टर है? ओ ई? नहीं। कौन कौन से को इनिशियल? को इनिशियल है ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, और ये को इनिशियल वेक्टर है। आ गया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका क्वेश्चन बहुत आता है। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? अगर कोई टू वेक्टर्स हैं और वो एक कॉमन लाइन के दोनों पैरेलल हैं, जैसे ये कॉमन लाइन है और इसके पैरेलल हैं दोनों, चाहे उनके डायरेक्शन सेम हो, चाहे डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे ये ए वेक्टर है, ये कोई लाइन है, और एक ये बी वेक्टर। डायरेक्शन सेम भी हो सकते हैं और डायरेक्शन अपोजिट। इसमें कंपलसरी कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर की वैल्यू बी के टर्म्स में हो जानी चाहिए। मतलब ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी। ये इस तरह से लिखना, लैम्डा पे भी वेक्टर आ गया है बाय मिस्टेक, ऐसे होगा ये, और बी इक्वल टू लैम्डा ए। इट मीन्स that if the value of one vector comes in the terms of another vector, then they are called parallel or collinear vector. मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक वेक्टर ए वेक्टर है 2i प्लस 4j प्लस 6k, और एक वेक्टर बी वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3। अगर मैं इस ए वेक्टर में 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये 2i प्लस 2j प्लस 3k हो जाएगा, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? बी वेक्टर की। तो कॉमन लेने के बाद जब ये वैल्यू मिलेगी तभी तो रख पाओगे ना। क्या ऐसा हमेशा होगा? जरूरी है सभी में हो? अरे हमेशा भी अलग ही आएंगे ज्यादातर, कभी सेम आ गए कभी अलग आ गए। तो जब ऐसा हो जाता है कि हम ऐसे कॉमन ले लें और एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के टर्म्स में बन जाए, तो हम उन वेक्टर को क्या कहते हैं? पैरेलल या कोलिनियर। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? 2। और अगर इसमें माइनस भी कॉमन आ जाता तो इसका मतलब है उनके डायरेक्शन कैसे है? फिर लैम्डा की वैल्यू क्या होती? -2। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुमको कि अगर कभी भी कोई 2 वेक्टर इस टाइप से दे दें कि एक वेक्टर की वैल्यू दूसरे वेक्टर के टर्म्स में मिल जाए, चाहे लैम्डा पॉजिटिव बने चाहे नेगेटिव, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं पैरेलल और कोलिनियर। ठीक है, समझ आ गया सभी को? कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं? जैसे ये जो बोर्ड है, मैं इसमें जो भी वेक्टर ड्रॉ करूंगा कहीं भी, ये सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर। और अगर मैं कुछ वेक्टर इस बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं और कुछ सामने वाली दीवार पर, तो वो क्या होंगे? नॉन कोप्लेनर। या कोई वेक्टर ऐसे इससे ऊपर की तरफ बन रहा है ऐसे डायरेक्शन, तो वो वेक्टर इनके साथ कैसा हो जाएगा? नॉन कोप्लेनर। जैसे मैं अपने हैंड का प्लेन ले लूं और इसमें कोई भी वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो क्या होंगे? कोप्लेनर। और अगर एक वेक्टर ऐसे हो गया और बाकी प्लेन में है तो उनको क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर। सिंपल है। ऑल दोज वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर, and which does not lie in the same plane are called non-coplanar.
फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर वो होते हैं जिनकी पोजीशन कहीं भी फिक्स नहीं होती है स्पेस में। मतलब जब भी हम कोई वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं और उसकी पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिखाते हैं इस तरह से, तो ये है लोकलाइज्ड वेक्टर ओपी। और अगर कोई भी इस तरह के वेक्टर हैं जिनकी कहीं भी पोजीशन फिक्स नहीं है, बस डायरेक्शन दिख रहा है कि ये कोई भी ए से बी की तरफ या इस तरह से, तो ऐसे वेक्टर क्या होते हैं? फ्री वेक्टर। जिनकी स्पेस में पोजीशन कैसी हो? इंडिपेंडेंट, फिक्स नहीं हो, इंडिपेंडेंट है, कहीं भी बना हुआ है, कहीं भी किसी भी जगह पे बना हुआ है, ना तो एक्सिस फिक्स है ना ही प्लेन फिक्स है, तो वो क्या है? फ्री वेक्टर। और जिसके लिए ये तो प्लेन भी आ रहा है, इसमें एक्स ओ वाई प्लेन है, ओ एक्स एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ऐसे वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे जिनकी पोजीशन फिक्स है वो क्या है? लोकलाइज। और जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं है वो फ्री वेक्टर। इसको समझे, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसकी डेफिनेशन ये है, अगर हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करें तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन को डिफाइन करने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। जैसे P कोई पॉइंट है और P की पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिया और डायरेक्शन दिखाया, तो ये क्या बना दिया? R वेक्टर। तो इसको R वेक्टर कह लो, चाहे OP वेक्टर कह लो। ये OP वेक्टर ही क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अगर पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर लेना है तो क्या लेंगे? OQ वेक्टर। पॉइंट A का लेना है तो OA वेक्टर। पॉइंट B का लेना है तो OB वेक्टर। मतलब ओरिजिन से और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन आती है उसका जो वेक्टर है वही क्या है? पोजीशन वेक्टर। समझ गए? अब देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू टाइप से है। जैसे कि कोई भी ट्राइंगल है और उसमें ऑल थ्री साइड का डायरेक्शन सेम है, ये ट्राइंगल है एबीसी। इफ ऑल थ्री साइड हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन का पता कैसे चलेगा कि या तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे केस में इन तीनों साइड का जो वेक्टर का सम है ना, वो क्या होगा? नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, ओ वेक्टर। ए बी प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू ओ वेक्टर। और अगर सी ए को राइट साइड में ले गए तो क्या हुआ? और डायरेक्शन रिवर्स किया तो माइनस का क्या हो गया? प्लस। तो इससे क्या रिजल्ट बनकर आया? अगर ट्राइंगल में टू साइड का डायरेक्शन सेम है और थर्ड वाली साइड का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट, तो सेम डायरेक्शन वाली साइड का जो वेक्टर सम है ए बी वेक्टर प्लस उस थर्ड साइड के इक्वल आ जाएगा जिसका डायरेक्शन अपोजिट है। यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। अगर तीनों का सेम होगा तो ओ वेक्टर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था कि ट्राइंगल द सम वेक्टर सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग सेम डायरेक्शन इज डैश डैश डैश। तो उसमें फिल करना था नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। और अगर टू का सेम है और थर्ड का अपोजिट तो सेम वाले सम हो जाएंगे
उस थर्ड के इक्वल हो जाएंगे जिसका डायरेक्शन अपोजिट। आर इसको डिनोट करने वाला सिंगल लेटर से डिनोट करने वाला वेक्टर है। ये दोनों एंड पॉइंट से डिनोट करने वाला वेक्टर है ओपी। और अगर इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर लेते हैं तो सिंगल अल्फाबेट से ले लेते हैं। अब ये जो वेक्टर एडिशन है कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? जैसे मैट्रिसेस में था ना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? तो पहली चीज है ये कॉम्यूटेटिव होता है। ए वेक्टर में बी वेक्टर प्लस करो या बी वेक्टर में ए वेक्टर प्लस करो, वैल्यू सेम आती है। एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव 3 वेक्टर के लिए है। ए वेक्टर प्लस बी का जो सम है उसमें प्लस सी वेक्टर करें, या फिर बी और सी का सम करके ए वेक्टर, वो वैल्यू कैसी आती है? सेम। अच्छा, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। ये मैट्रिसेस में भी था, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? ये वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज की, किसी वेक्टर की या किसी मैट्रिक्स की, कि जिससे किसी भी वैल्यू में उसको ऐड करने से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू एज इट इज रहती है। तो ए वेक्टर प्लस ओ वेक्टर इक्वल ओ वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल ए वेक्टर। और एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स में भी था, अपोजिट साइन से आता है। तो ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस ए वेक्टर। और एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कैसे करता है? कि किसी भी वेक्टर और उसके एडिटिव इनवर्स का सम हमेशा क्या आता है? नल वेक्टर। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स न्यूमेरिकल वैल्यू में, डिजिट में 2 का -2 होता है, तो दोनों का सम क्या आता है? 0। प्रॉपर्टी समझ में आ गई? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है तो हम उसको ए प्लस ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? -b। मतलब बी का डायरेक्शन अपोजिट कर दो और ए में उसको प्लस कर दो। किसी स्केलर को वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर बाय अ स्केलर m इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी m इंटू ए। ठीक है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। ये सच दैट हटा देना, इसकी जरूरत। अब इसको देख लीजिए, क्या एडिंग है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट। ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये कोई 2 पॉइंट है ए एंड बी, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ओ ए। और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? ओ बी। और ओ से इनका डायरेक्शन है ऐसे, और ए बी का डायरेक्शन ये है। तो अगर हमको कभी ए बी वेक्टर निकालना है तो जैसे पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो गया ओ ए, और बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, तो ए बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट, मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी वेक्टर और बी के पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ओ बी माइनस ए के पोजीशन वेक्टर को ओ ए। जब हम लोग इनके पोजीशन वेक्टर बनाते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लिया जाता है आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है के कैप। इन तीनों को कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इसलिए क्योंकि ये तीनों लाइन म्यूचुअली कैसी है? परपेंडिकुलर। अगर आप ये क्यूबॉइड रूम का कॉर्नर देखें
तो यहां से ये एक्स एक्सिस हो गया लेंथ का, ये वाई एक्सिस विड्थ का, और ये जेड एक्सिस हाइट का। तो तीनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं है बताओ, हैंगे। तो जब 3 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्थोगोनल। तो ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, ऑर्थोगोनल। और कैप लगा हुआ है, इनका मॉड्यूलस क्या है 1, तो क्या बोलेंगे इनको, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ट्राइड। ट्राइड क्यों, 3 है इसलिए, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, जब हमको कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देते हैं ना, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और, तो ये कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर बनाने में यूज होता है इसका। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में i का इंटू हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में j का, और थर्ड कोऑर्डिनेट में k का। इस चीज को अभी शायद अगली हेडिंग में ही आ जाएगी, अभी आगे बताऊंगा मैं। ये इधर इसमें आ रहा है, अभी ये आ रहा है, ये आई जे के वगैरह सब अभी बता रहे हैं। उसके पहले ये फॉर्मूले देख लो। इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनली डिवीजन कैसे होता है, जैसे कोई एक लाइन सेगमेंट है, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। इस लाइन सेगमेंट पर कोई 2 पॉइंट है ए एंड बी। ये लाइन के बीच में एक सेगमेंट ए बी लिया गया, और इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक पी पॉइंट है, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एन में। इंटरनली डिवाइड बोलेंगे। इंटरनली डिवाइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि पी पॉइंट लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं आ रहा है, अगर बाहर की तरफ होता तो एक्सटर्नली। अब ये तीनों पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन लेंगे। क्या पोजीशन हो गई, ओ ए, ओ पी, ओ बी। अब मुझे अगर इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला याद करना है तो क्रॉस करके याद कर लोगे। ओपी वेक्टर, जो पी क्या है, डिविजर पॉइंट। ए बी को रेशियो में डिवाइड कौन कर रहा है, पी, तो पी को क्या बोलेंगे, डिविजर। तो ओपी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, एम इंटू ओ बी क्रॉस प्लस एन इंटू ओ ए अपॉन में एम प्लस एन। और अगर इनके पोजीशन वेक्टर को किसी स्मॉल लेटर वाले वेक्टर से डिनोट कर दें, ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर, तो इस ओपी वेक्टर की जगह तो क्या लिख दिया, आर वेक्टर। एम इंटू ओ ए की जगह, ओ बी की जगह बी वेक्टर, एन इंटू ओ ए की जगह ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये क्या हो गया, फॉर्मूला फॉर इंटरनली डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, इंटरनली में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बीच में क्या था, प्लस, तो एक्सटर्नली डिवीजन में क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो डिविजर पॉइंट है ना, इसमें वो लाइन सेगमेंट से आउटसाइड होता है ये, और ये पूरा रेशियो इधर एम होगा ए तक और बी तक एन, बाकी सब वही रहेगा। बाकी सब वही, ये आर वेक्टर, तो फॉर्मूला तो तुम ऐसे याद कर लेना, इंटरनली वाला ही, ओ पी इक्वल टू एम इंटू ओ बी, एन इंटू ओ ए और एम और एन। इंटरनली में दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्लस और एक्सटर्नली में माइनस। अब आ जाइए मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला। जैसे कि कोई एक वेक्टर है
और उसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो सबके पोजीशन वेक्टर हम पहले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ले लेंगे। ऐसे तो मिड पॉइंट के लिए क्या होगा, पी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट कैसे हो जाएंगे, इक्वल। अरे ये मिड पॉइंट हो गया ना पी, तो पी ए इक्वल पी भी मिड पॉइंट है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ओ पी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 2। ये मिड पॉइंट से क्या होता है, रेशियो 1:1 बन जाता है। और 1:1 बनेगा तो इंटरनल डिवीजन वाला जो फॉर्मूला था ना, उसमें एम और एन को 1 रखते हैं प्लस वाले में, तो ये क्या आ जाता है, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर अपॉन 2। और अगर इसको ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर और इसको, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। आया समझ। देखो किसी भी वेक्टर के अगर हमको कंपोनेंट निकालना है, वो भी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या लाइंस के अलोंग निकालना है अकॉर्डिंग, तो वो कैसे निकालते हैं वो देख लें यहाँ पे। ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अभी मैंने तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है। मान लीजिए कोई पी पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, और ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है ओपी। तो ये ओपी वेक्टर इन कोऑर्डिनेट से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, ये x जो इसका डिस्टेंस होगा वो कहां पर होगा, x एक्सिस पर ही होगा। ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा x और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा। तो x एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा एक्स आई, और y एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा वाई जे। तो इसका ये रिजल्टेंट ओपी आएगा यहाँ पे, ओपी वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमको दे दिए जाएं, तो हम पॉइंट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आई का और सेकंड कोऑर्डिनेट में जे का इंटू कर देंगे, तो हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाया करेगा। जैसे कि पॉइंट है 2,3, तो ओपी वेक्टर क्या बनेगा, 2i प्लस 3j। पॉइंट है 1,-1, तो पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर इक्वल टू i माइनस जे। इसको ही आर वेक्टर से डिनोट कर दिया जाए तो इसको लिख देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। मॉड्यूलस यहां पे देख रहे हो तुम लोग, जिसकी डेफिनेशन बताई थी कि अ पॉजिटिव नंबर विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड द मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और अगर के भी आता है तो उसका भी ले लेंगे। ये मॉड्यूलस आ गया। अब अगर आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आर कैप, और फॉर्मूला आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर। ये आर वेक्टर की वैल्यू और ये उसके मॉड्यूलस। ये तुमने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग देखा। अगर हम इसी को 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन में देखें तो फिर क्या होगा, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन में 3 डायमेंशनल एक्सिस हो जाएगा ना इसमें। तो एक तो हो जाएगा ये ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। पॉइंट कहीं भी ले लो, जहां लिखना है वहां लिख लो। ये हम यहां पे पी ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई,
y पर j और z पर k। तो प्रीवियस जो फॉर्मूले थे उनके अकॉर्डिंग p के कोऑर्डिनेट x y z है, तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा, xi प्लस वाई जे प्लस जेड। इसको r वेक्टर से डिनोट कर लिया यहां पर। ये मॉड्यूलस हो गया अंडर रूट में i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का। और यूनिट वेक्टर आर कैप का फॉर्मूला वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड्यूलस, तो ये दोनों की वैल्यू रखते, ठीक है। 2D में होगा 2 लाइन होंगी तो x और वो i और j, और अगर 3D में होंगी 3 लाइन्स होंगी तो i j और k। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर 2 टाइप से होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि अगर कभी हम जैसे 2 वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई इस तरह से किया जाए कि स्केलर क्वांटिटी आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और जब 2 वेक्टर का मल्टीप्लाई इस वे में होता है कि उनका मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम किसके बारे में पढ़ लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो उनके स्केलर प्रोडक्ट को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सपोज देयर इज एन एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स represented by theta। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बिटवीन एंगल क्या है, थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। और मॉड्यूलस हटा के आप इसको लेंथ भी दिखा सकते हो। अभी वेक्टर तो नहीं लगा तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और ये मॉड्यूलस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी ही तो है मॉड्यूलस। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या कह सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ध्यान रखना है यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, ठीक है। अब प्रॉपर्टी देखिए, स्केलर प्रोडक्ट कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। पहली चीज है कॉम्यूटेटिव होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू वही आती है जो कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या। अगर कोई 2 वेक्टर्स का स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो किसी भी तरह से कर दो आप, एम का ए वेक्टर में करो फिर बी से डॉट कर लो, ये नहीं आएगा। इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, ऐसे देखो, m मल्टीप्लाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और a डॉट m इंटू। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल सिंपल है, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी को क्या लिखा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। कभी वेक्टर हटाना है या वेक्टर लगाना है तो वेक्टर इतने आसानी से नहीं हटता है। वेक्टर ऐसे ही हट जाएगा तो वेक्टर स्केलर हो जाएगा और स्केलर वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर ऐसे नहीं हटा सकते, अपना लगा सकते हैं ना, हटा सकते। लेकिन अगर कभी वेक्टर को हटाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ। तो ए वेक्टर स्क्वायर को मॉड्यूलस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर, देखो वेक्टर हट गया ना, तो स्क्वायर में हम वेक्टर हटा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये इस फॉर्मूले से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, यहां से क्या होगी,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, वही तो लिखा। ये कंडीशन है टू वेक्टर के परपेंडिकुलर के लिए। अगर टू वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 90। यहां पे थीटा 90 रखोगे तो cos 90 इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, cos 90 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड्यूलस ए वेक्टर, ये 0 में चला जाएगा तो यहां से ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई। तो टू वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये है स्केलर प्रोजेक्शन के दो फॉर्मूले और दो वेक्टर प्रोजेक्शन के। इसमें ध्यान रखना कि स्केलर प्रोजेक्शन ए ऑन बी है या बी ऑन है। जैसे ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी या ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, जिस पर प्रोजेक्शन होता है, जैसे ऑन बी है तो फॉर्मूला क्या होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। और यहां पे ये बी ऑन ए है, बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो जिसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में है तो मॉड्यूलस बी का डिवाइड, ए के डायरेक्शन में है तो देखो दोनों फॉर्मूले में ऊपर तो ए डॉट बी आ रहा है। अब तुम कैसे याद करोगे, ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, और बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। समझे नहीं समझे। और वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या करोगे, ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा और ये इन द डायरेक्शन ऑफ बी है तो किसका इनटू बी कैप का, और इन द डायरेक्शन ऑफ ए है तो, यानी कि डिपेंड इस पर करता है कि किसके डायरेक्शन में। तो जिसके डायरेक्शन में उसका स्केलर प्रोजेक्शन क्या होगा, जैसे इन द डायरेक्शन ऑफ बी है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, और वेक्टर प्रोजेक्शन में ए डॉट बी अपॉन मॉड बी इंटू बी कैप। ऐसे ही बी इन डायरेक्शन ऑफ ए तो स्केलर के लिए ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, और वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू ए कैप। ये अभी मैंने बताया था, फिर से देख लें। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ट्राइड तीन होते हैं, आई जे और के। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तीनों, एक्स एक्सिस पर आई, वाई एक्सिस पर जे और जेड एक्सिस पर के। अब देखो परपेंडिकुलर के लिए डॉट जीरो, अभी ये फॉर्मूला देखा तुमने, देखा ये कोई भी टू वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो आई और जे परपेंडिकुलर है कि नहीं है, जे और के परपेंडिकुलर है, के और आई परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट क्या है 0। लेकिन आई का डॉट आई से अगर करते हैं तो आई का डॉट आई से करेंगे तो इसको आई कैप का स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर में मॉड लगा सकते हैं, और आई यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड्यूलस 1 होगा, तो आई डॉट आई क्या आ गया 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। समझ गए ये 1 क्यों है और ये 0 क्यों है। सिमिलर का डॉट करेंगे तो 1 और डिफरेंट का डॉट करेंगे तो 0। ये फॉर्मूला इसको याद कर लेना। किसी वेक्टर को आई जे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है ए डॉट आई इंटू आई। देखो मैं यहाँ डॉट बोल रहा हूँ, यहाँ इंटू बोल रहा हूँ। इंटू का मतलब ना डॉट ना क्रॉस, मल्टीप्लाई, तो ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के। ये होल स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, ये तो सिंपल है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वेक्टर में भी वैलिड है। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, पर सब पे क्या लगेगा? वेक्टर लगेगा। अब क्या आ गया? ठीक है, तो ये हमने अभी कहाँ तक कर लिया? स्केलर प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसके लिए पहले ये डायग्राम को देखें। जैसे कोई भी टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो स्केलर प्रोडक्ट में तो एंगल जो भी होता था ए डॉट बी का फॉर्मूला हो जाता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि वो रिजल्ट जो आने वाला है ना, वो वेक्टर में ही आने वाला है। तो जैसे ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला है, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप है। अगर मैं मॉड ए की बात करूं, स्केलर है, मॉड बी स्केलर है, साइन थीटा रियल नंबर होता है बिटवीन -1 to +1, तो ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट आना वेक्टर में है। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो उसका जो डायरेक्शन होता है ना, वो उन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। ये मैंने परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर जिसको यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर बोलते हैं एन कैप, और ये वेक्टर इस तरह से है, ऐसे जिस प्लेन में दोनों वेक्टर है ना, उस प्लेन पर ये कैसा है? परपेंडिकुलर। तो इसका डायरेक्शन, जैसे मान लो मैंने अपने हैंड में ड्रॉ कर ली है, तो वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करके वो किधर आएगा? इस प्लेन पर परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। वो डायरेक्शन डिपेंड करता है। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, तो एन कैप ऊपर, और क्लॉकवाइज होगा तो एन कैप नीचे हो जाएगा। इससे ये फॉर्मूला बनकर आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी साइन थीटा इंटू एन कैप। हेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस भी प्लेन में होंगे, उस प्लेन पर ये एन कैप कैसा होगा? परपेंडिकुलर। उसका डायरेक्शन कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो यहां से हमने एक चीज सीख ली कि कभी भी ए क्रॉस बी जो वैल्यू आती है, वो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर पर भी और बी वेक्टर पर भी। याद रखना, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्योंकि इसकी वैल्यू एन कैप में आ रही है और एन कैप इन दोनों पर क्या है? परपेंडिकुलर। अब मॉड्यूलस को सिंपल ए बी लेंथ में, मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लेंथ है, तो लेंथ में हम इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। कई बार हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसमें एन कैप की वैल्यू कहीं दी नहीं रहती है ना, उसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन कर पाते। तो अगर हमें एन कैप को यूज नहीं करना है, हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका मॉड्यूलस ले लेंगे। जो फॉर्मूला है ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, क्या ले लिया? इसका मॉड्यूलस। तो इधर तो मॉड्यूलस लग गया, और ए का मॉड्यूलस तो वही ए है, मॉड्यूलस लगाओ मत लगाओ, ये बी का मॉड्यूलस। और साइन थीटा, साइन थीटा तो पॉजिटिव हो जाएगा जो भी मॉड्यूलस होगा, और इनटू में एन कैप का भी मॉड्यूलस आएगा। तो एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होता है? 1। एन कैप का मॉड्यूलस 1। तो ये एन कैप का मॉड्यूलस होके एन कैप 1 होके यहां से हट गया। तो हमने इन दोनों में क्या देखा कि अगर क्वेश्चन में एन कैप की जरूरत पड़ रही है, तो तुम ए क्रॉस बी को लगा लो, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। लेकिन अगर हमें एन कैप को यूज नहीं करना है, तो हम ए क्रॉस बी का फॉर्मूला कभी नहीं लगाएंगे। हम किसका लगाएंगे? मॉड्यूलस ए क्रॉस बी का, मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी इंटू साइन। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला और बन रहा है साइन थीटा का। जैसे डॉट था, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी कॉस थीटा। तो वहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आया था?
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी। यहां से साइन थीटा क्या आएगा, मॉड्यूलस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। मतलब साइन थीटा में आता है क्रॉस और कॉस थीटा में आता है डॉट, या यूं कह लो डॉट के फॉर्मूले में कॉस और क्रॉस के फॉर्मूले में साइन। ये प्रॉपर्टी बताई गई है। वेक्टर प्रोडक्ट कौन कौन से लॉ फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, एडिशन ऑफ वेक्टर कॉम्यूटेटिव है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव मतलब अगर आप सोचते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो ऐसा नहीं होता है। ए क्रॉस बी इक्वल किसके होता है, माइनस बी क्रॉस ए के, क्योंकि जब हम लोग ए क्रॉस बी करते हैं ना, तो ये एन वेक्टर ऐसे है, और जब हम लोग बी क्रॉस ए करते हैं तो यही एन वेक्टर इस प्लेन के पीछे, जैसे ये अब ऐसे है, तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ऊपर और नेगेटिव है तो, वैसे भी तुम जानते हो डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो वेक्टर में साइन चेंज हो जाता है। नेगेटिव वेक्टर पढ़ा है ना, ए बी का माइनस बी ए हो जाता है। तो अगर ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। समझ गए। टू इक्वल वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर, ओ वेक्टर आएगा। इक्वल वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ओ वेक्टर आएगा। क्यों, जैसे ये वेक्टर और इसका इसी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो इस पे ओवरलैप कर रहा है एंगल क्या होगा, जीरो। और ये फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे, यहां ए क्रॉस ए करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, साइन जीरो, और साइन जीरो से ये पूरी टर्म, तो इसलिए ए का क्रॉस ए से क्या होता है, जीरो। किसी वेक्टर का खुद से क्रॉस जीरो। और ए पैरेलल टू बी है तब भी क्रॉस जीरो, क्योंकि पैरेलल होंगे तब भी एंगल या तो जीरो होगा, अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो एंगल 180 होगा। साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी। तो जब वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, और जब वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। भूल गए, कल ही पढ़ाया है, तो घर पे नोट नहीं करे ना पढ़ा है कुछ तो पता नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, और ए क्रॉस बी इक्वल टू ओ वेक्टर इफ ए पैरेलल टू बी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, बिल्कुल सिंपल है, ब्रैकेट खुल जाते डॉट प्रोडक्ट में भी और क्रॉस में भी। ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन याद रखना, ए क्रॉस बी इक्वल ए क्रॉस सी है तो ये जरूरी नहीं है कि बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो। ये अभी मैंने बता दिया एंगल का फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। मैं फिर एक बार याद दिला देता हूं तुमको, ए क्रॉस बी का अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। और जब हमने इसका मॉड्यूलस ले लिया तो इसका मॉड्यूलस तो यही रहेगा, और साइन भी न्यूमेरिकली मॉड्यूलस होके साइन थीटा, और एन कैप का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा 1। तो इससे साइन थीटा की वैल्यू यही तो आएगी। अब एक होता है यूनिट वेक्टर या यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, दोनों में डिफरेंस है। यूनिट पैरेलल वेक्टर होता है जब वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, और परपेंडिकुलर होता है जब दोनों वेक्टर पर वो परपेंडिकुलर है। एक जैसे कभी भी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कह रहे हैं तो फॉर्मूला होगा ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस। लेकिन ये अलग चीज है, एन कैप क्या है, ये टू वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, और टू वेक्टर का जो परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डिवाइड कर दो
तो डिवाइड करोगे ये दोनों कैंसिल होंगे, क्या बचेगा इधर एन कैप, और इधर क्या बचेगा ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। और प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एन कैप का डायरेक्शन प्लेन के अपवर्ड भी हो सकता है, और तो एक पॉजिटिव वाला एन कैप आएगा और एक, इसलिए फॉर्मूले में प्लस माइनस। तो एन कैप को क्या बोलते हैं यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, और ए कैप को क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे ये वेक्टर है ना सिंगल वेक्टर, तो इसके डायरेक्शन में या इसके अलोंग तो वो क्या है यूनिट वेक्टर ओनली। और जब दो वेक्टर होंगे एक प्लेन में कहीं भी, तो उन दोनों पे जो परपेंडिकुलर है, कहीं भी परपेंडिकुलर रख दो, कहीं भी रख दो, वो हमेशा इसमें क्या परपेंडिकुलर यही होगा क्या, इधर परपेंडिकुलर नहीं है, अरे वो जिस प्लेन में है उस प्लेन पे ये कैसा है, तो इसको क्या बोलेंगे यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। दोनों में डिफरेंस है, वो पैरेलल वाला है, ये वो सिंगल वेक्टर का है, ये टू वेक्टर का है। ठीक है, ये फॉर्मूला है अगर कभी भी एक ट्राइंगल जिसके हमको वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है, जैसे ये ट्राइंगल है एबीसी है और इसके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, और तो अगर हमको ये वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर देते हैं और एरिया निकालना है या कभी पूछते हैं फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में कहीं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड्यूलस में ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। और अगर ये थ्री वेक्टर जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है ए बी सी, अगर कोई 3 पॉइंट है ए बी एंड सी और उनके पोजीशन वेक्टर क्या है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो वो कोलिनियर कब होंगे जब ये एरिया क्या होगा 0 और ये 0 के 2 0 में चला जाएगा, तो इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, क्योंकि ये 0 होगा तो मॉड्यूलस भी 0 होगा। भाई किसी वेक्टर का मॉड्यूलस कब 0 आता है जब वो वेक्टर की वैल्यू भी 0 हो। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल जब वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दिए होते हैं, और ये पॉइंट के कोलिनियर की कंडीशन है। ये अलग फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब है जब ये ट्राइंगल में साइड के वेक्टर हैं ये वाले ए वेक्टर, वो किसके थे वर्टेक्स के। देखो पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट का होता है और वेक्टर लाइन सेगमेंट का होता है, साइड का होता है। जैसे ये वर्टेक्स से है तो इसका होगा पोजीशन वेक्टर ओ ए, और ये साइड ए बी है तो इसका होगा वेक्टर ए बी। ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर है वो वर्टिसेस का होता है और जो वेक्टर है वो किसी भी साइड या लेंथ या लाइन सेगमेंट का होता है। तो यहां पर एनी टू साइड के अगर वेक्टर दे देते हैं आपको कोई भी ए बी बी सी सी ए बी ए सी, तो फॉर्मूला है 1/2 मॉड्यूलस में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, एनी टू साइड जिनके वेक्टर दे देंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ए बी और बी सी के दे देते हैं तो 1/2 मॉड्यूलस ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, और यहां पे ए बी ए सी लिया है तो ए बी का ए वेक्टर और ए सी का बी वेक्टर। समझ गए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 मॉड्यूलस ए क्रॉस बी। यहां पे ए और बी क्या है साइड के हैं, पिछले वाले में क्या था ये वाला कब होगा जब वर्टेक्स के होंगे। नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, जैसे एक पैरेललोग्राम
अब इसकी एडजेसेंट साइड के वेक्टर पता होना चाहिए। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? जिनका एक पॉइंट कॉमन होता है, जैसे ए बी और बी सी। क्या ए डी और बी सी है एडजेसेंट? ये क्या है? अपोजिट। और जिनका एक पॉइंट कॉमन होता है वो एडजेसेंट। तो कोई भी टू एडजेसेंट साइड के अगर हमको वेक्टर दे रहे हैं ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड्यूलस में ए बी क्रॉस बी सी। इसमें 1/2 नहीं आता है, मॉड्यूलस ए क्रॉस बी। ठीक है। और ए वेक्टर और बी वेक्टर किसके हैं? ए वेक्टर और बी वेक्टर किसको डिनोट कर रहे हैं यहां पे? एडजेसेंट साइड के वेक्टर हैं। एडजेसेंट साइड मतलब ये वाली साइड और ये एडजेसेंट है दोनों। तो ए बी बी सी का हो सकता है बी सी, सी डी का हो सकता है सी डी, डी ए, ऐसे हो सकता है। ठीक है। डायरेक्शन का मैटर नहीं है यहाँ। अगर ये डायरेक्शन सिमिलर हो, डिफरेंट हो, मॉड्यूलस लगाए ना, वो पॉजिटिव ही आता है सॉल्व हो। आ गया समझ में? पैरेललोग्राम ये किसका है? क्वाड्रिलेटरल। तो देखो क्वाड्रिलेटरल में तो सब आ जाते हैं। सब कौन? क्वाड्रिलेटरल में सब कौन कौन आ जाते हैं? अरे क्वाड्रिलेटरल में आता है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, सब आते हैं। तो अगर हमको कोई एक क्वाड्रिलेटरल दे रहे हैं, ये ट्रेपीजियम है पर क्वाड्रिलेटरल मान के चलते हैं, तो इस क्वाड्रिलेटरल में जैसे डायगोनल है, कौन कौन है डायगोनल? ए सी एंड बी डी। और ये डायगोनल के वेक्टर हैं D1 वेक्टर और D2 वेक्टर। If the vectors of diagonal of a triangle of a quadrilateral are given, then area of quadrilateral will be 1/2 मॉड्यूलस AC क्रॉस BD। यहाँ पे AC का वेक्टर है D1 और BD का वेक्टर है D2, तो फॉर्मूला हो गया 1/2 मॉड्यूलस D1 क्रॉस D2। ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बताए थे आई जे एंड के। इनका डॉट प्रोडक्ट का रूल याद है क्या? क्या याद है? डॉट प्रोडक्ट में क्या ध्यान है बताइए? डॉट प्रोडक्ट में ये होता था कि सिमिलर का डॉट करते हैं ना तो 1 आता है, और डिफरेंट का डॉट करते हैं तो 0 आता है। क्रॉस में ऐसा नहीं है। क्रॉस में ऐसा नहीं है। क्रॉस का रूल अलग है। अभी एक मैंने इसके पहले एक्सप्लेनेशन किया था, उसमें सिमिलर वेक्टर का क्रॉस 0 बताया था क्या? नहीं बताया। किसी वेक्टर का खुद से क्रॉस करोगे तो एंगल 0 होगा, तो साइन 0 से वो 0 हो जाता है। तो आई का आई से और जे का जे से और के का के से क्रॉस क्या होता है? 0। और डॉट क्या होता है? 1। ठीक है। अच्छा, अगर डिफरेंट का करते हैं जैसे आई का जे से, तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? आई क्रॉस जे का फॉर्मूला होगा मॉड में आई मॉड में जे, और साइन 90 नहीं होगा? साइन 90, अरे एंगल 90 है ना ये वाला, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये। तो मॉड्यूलस आई का 1, जे का 1 और साइन 90 1, हाँ, इनटू के कैप, एन कैप नहीं आएगा। के कैप इन दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर, एन कैप आता है ना। एन कैप का काम कौन कर रहा है इधर? क्यों कर रहा है के कैप? क्योंकि के कैप आई पे भी परपेंडिकुलर है और जे पे भी है, इसलिए यहां पे इनटू में के कैप। तो आई का मॉड्यूलस 1, जे का 1 और साइन 90 1 और इनटू के कैप। तो ये आई क्रॉस जे क्या आ गया? के। और अगर इसका उल्टा करते ना तो के का डायरेक्शन नीचे हो जाता,
तो ये ऑर्डर रिवर्स करेंगे ना, तो यहां पे क्या होगा, जैसे आई का जे में तो के और जे का आई में तो साइक्लिक ऑर्डर देख लेना, आई जे के आई जे, साइक्लिक ऑर्डर में थर्ड वैल्यू, और साइक्लिक ऑर्डर से उल्टा आता है तो माइनस में थर्ड वैल्यू। समझ गए? और कोई डाउट है किसी का? अच्छा, अब टू वेक्टर का डॉट और क्रॉस कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा सा सिखा दूं तुमको। कभी भी कोई टू वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर की वैल्यू है मान लीजिए आई प्लस 2j, और बी वेक्टर है आई प्लस के। अब डॉट प्रोडक्ट करना है अगर हमें इनका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आई प्लस 2j का डॉट आई प्लस के से करें तो कैसे होगा, देखो आई का डॉट आई से होगा वो क्या आएगा 1, और आई का के से होगा वो क्या आएगा 0, फिर जे का आई से होगा तो वो क्या आएगा 0, और जे का के से होगा तो 0, तो ये क्या आ गया 1। ऐसे कोई और वेक्टर भी, कोई भी वेक्टर आ जाए, 3 वेक्टर वाला देख लो, आई प्लस जे प्लस के, अब इसका ए डॉट बी करेंगे तो कैसे होगा, इस आई का तीनों में होगा, तो आई का जब आई से होगा तो 2 आई डॉट आई क्या आ जाएगा 1, और आई का जे और के में 0, फिर जे का आई में और जे का जे में 3 जे डॉट जे 1, फिर जे का के से, फिर के का आई में और जे में, और फिर के का के से, के डॉट के 1। तो ये देखा तुमने, आई का डॉट आई से हुआ, जे का डॉट जे से, और के का डॉट के से। तो ऐसे ये समझाया जो गया है, जब हम लोग डॉट करेंगे तो हम सीधा आई का डॉट आई से कर दिया करेंगे, जे का डॉट जे से, और के का डॉट के से। ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट में ही जब क्वेश्चन आएगा वहां बता देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से सॉल्व होता है वैसे। ठीक है?